तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैथ के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। बताइए कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और दोस्तों, आप लोग हमें बताइए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। आप लोग हमें बताइए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बताइए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। बताइए कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। तो यह जानने के लिए सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए, 625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 से लगाएंगे तो 125 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 बार में जाएगा, फिर कितना से लगेगा तो 5 से, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा, और फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी यहाँ पर अगर 1 हो जाए तब हम छोड़ देंगे। चलिए, अब बताइए कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। 5 का घात का अर्थ होता है कि उसके गुणनखंड में 5 कितनी बार आया है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 5 का घात 4 है ना। 5 4 बार आया है, यानी 5 का घात 4 है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। बताइए कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, कि √3 है एक। बताइए कि √3 कौन सी संख्या है। तो √3 जो है वह अपरिमेय संख्या है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि दोस्तों 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, और यह वर्गमूल नहीं होने के कारण रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। बताइए कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और अपने से कटे, है ना, यानी अपने आप से कटे। एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे और बाकी कोई भी संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो 11 है वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। क्योंकि दोस्तों 11 ऐसी संख्या है जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है, यानी 11 जो हो जाएगा यह हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। बताइए कि जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो वह कौन सा बहुपद कहलाएगा। तो घात 1 वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग हमें बताइए कि जिसका घात 2 हो उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे। तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, है ना, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और बताइए कि जिसका घात 3 हो, अगर घात 3 वाला बहुपद का नाम पूछे तो त्रिघाती बहुपद होगा, है ना, त्रिघात बहुपद होगा। याद रखिएगा कि घात 1 वाले को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, और घात 2 वाले को द्विघात बहुपद, और घात 3 वाले को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। बताइए, सत्य का अर्थ होता है सही, सत्य का अर्थ होता है सही। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में ये जो 20 के बीच में क्या है, बराबर छूट गया है ना। तो बताइए कि इसमें कौन सा सत्य है। तो अगर ऑप्शन सी में अगर देखिएगा तो सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, तो √2 होता है, और बराबर है तो बराबर। और बताइए कि कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है। तो कोसेक 45 का जो वैल्यू होता है वह √2 होता है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सत्य है। यानी सेक 45 का वैल्यू और कोसेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √2 और √2 होता है, जो कि दोनों क्या है, बराबर है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको मान सारणी याद रखने की जरूरत है, तो आप लोग जरूर मान सारणी याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मान सारणी से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। बताइए कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो टोटल 3 है ना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 बीजीय विधियां हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। बताइए कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए कि अगर ये कोई वृत्त है तो इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो इसके केंद्र यानी बीच में जो होता है ना, उसे हम केंद्र कहते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसे हम केंद्र कहते हैं। तो बताइए कि इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री का, है ना, 360 डिग्री का, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। बताइए कि इनमें से किसका मान 0 के बराबर है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, और कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बताइए कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बस 2 रेखा खींची जा सकती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि वृत्त के बाहरी बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य होगा। बताइए कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ माध्य निकालना है ना, और प्रथम 3 सम संख्या का। तो सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और प्रथम यानी शुरू से 3 गो सम संख्या लेना है। तो सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से। सम संख्या हो जाएगा 2, 4 और 6। प्रथम 3 सम संख्या हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, और इसका निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है उस सभी को जोड़ देते हैं, और जितना संख्या उतना से डिवाइड। टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और बताइए 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 6, 6 कितना हो जाएगा, 12। जोड़ के हो गया 12, और बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3 काटिएगा तो 3 चौके 12, यानी 4 बार में जाएगा, जो कि हमारा माध्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। बताइए कि संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संचय बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि √2 है एक। बताइए दोस्तों कि √2 कैसी संख्या है। तो √2 जो है वह अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के दो गुना का अंतर कहलाता है। बताइए कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। तो बहुलक कहलाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। बताइए कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या का मतलब होता है यानी 10 से लेकर के 99 के बीच, है ना। 10 से लेकर के 99 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, यानी 3 से कटता है। तो टोटल ऐसी संख्या 30 है जो 3 से विभाजित है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि tan a बराबर होगा। बताइए दोस्तों कि tan a का फॉर्मूला इसमें से कौन सा है। तो tan a बराबर जो होगा वह cot 90 डिग्री माइनस a होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों cot 90 डिग्री माइनस a जो होता है वह tan a का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों आप लोग बताइए कि cos 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है। तो cos 90 डिग्री माइनस ए साइन ए होता है ना। और sec 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा। तो sec 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, तो cosec ए हो जाएगा, है ना, cosec ए हो जाएगा। और tan 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है। तो tan 90 डिग्री माइनस ए cot ए होता है। क्या होता है, cot ए। और cot 90 डिग्री माइनस ए tan ए के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। बताइए कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगी। बताइए कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी घटना का जो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? आपको बताना है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 क्या है तो प्लस में है, नहीं कुछ है तो प्लस है, और 3 माइनस में है। तो बताइए कि प्लस कॉमा माइनस किस चतुर्थांश में आता है? तो दोस्तों प्लस कॉमा माइनस जो आता है वह चतुर्थ में आता है, चतुर्थ में आता है ना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो दोस्तों आप लोग बाकी का भी याद कर लीजिए कि प्रथम में जो है ना प्लस कॉमा प्लस आता है। आप लोग फटाफट लिख दीजिए, प्रथम में प्लस प्लस, और द्वितीय में क्या आता है तो माइनस कॉमा प्लस, और तृतीय में माइनस कॉमा माइनस, लेकिन चतुर्थ में क्या आता है तो प्लस कॉमा माइनस, जो कि इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक है। यानी बताइए कि इस आंकड़ा जो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका बहुलक कितना है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, आंकड़ा में जो संख्या ज्यादा बार आया होगा वही उसका क्या हो जाएगा तो बहुलक हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिएगा तो 5 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आया है ना, जो कि सभी संख्या से ज्यादा बार आया है ना। 5 इसमें इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार है, तो वही उसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, है ना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर है। काफी वीवीआई प्रश्न है कि बताइए कि इसका सारवंतर क्या है? तो दोस्तों सारवंतर का अर्थ होता है डी का मान, है ना, सारवंतर का अर्थ होता है डी का मान, और सारवंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इस एपी का पहला पद क्या है? पहला पद हमारे पास 4 है ना, और बताइए दूसरा पद क्या है? दूसरा पद जो है वह 10 है ना, दूसरा पद कितना है 10 है। तो रख दीजिए दूसरा पद 10 और पहला पद 4, है ना, और 10 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो बताइए कि इसका सारवंतर क्या है? तो इसका जो सारवंतर है वह ऑप्शन नंबर बी वाला है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। यानी आप लोग ध्यान दीजिए, चरों को आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। चरों को जब हम या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में रखने पर जो बीच का जो मान निकल कर आता है वह क्या कहलाता है? तो वह माध्यिका कहलाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो माध्यक तो है, माध्यक भी है और बहुलक भी है, लेकिन मानक विचलन जो है वह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रेक्षण इतना का बहुलक है। बताइए कि इस प्रेक्षण का बहुलक क्या है? तो जो आंकड़ा में जो संख्या ज्यादा बार आया होगा वही उसका क्या हो जाएगा तो बहुलक हो जाएगा। तो बताइए कि इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया हुआ है? तो 15 को अगर देखिएगा तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना, 15 इसमें 3 बार आया है। 14 1 बार, 2 बार, 2 ही बार आया है। तो याद रखिएगा कि इस आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वह क्या है 15 है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप लोग सीधे एग्जाम में टिक कीजिएगा, आंकड़ा देखिएगा कि इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है। तो सबसे ज्यादा बार यानी 3 बार क्या है इसमें 15 आया है, तो 15 इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य है। बताइए दोस्तों कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या ना हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्रथम यानी शुरू से 5 को प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है। तो शुरू से 5 को प्राकृतिक क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, और इसके बाद 3 होगा, और इसके बाद 4, और इसके बाद 5, है ना। अब माध्य निकालने के लिए सभी संख्या को जोड़ देते हैं, और जितना संख्या रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो बट्टा में रख देंगे 5, और जोड़िए 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो 15 और बट्टा में कितना 5, और काटिएगा तो 3 बार में जाएगा, यानी इसका जो माध्य है ऑप्शन नंबर बी वाला है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रेक्षण, ये जो प्रेक्षण दिया हुआ है इसका माध्यक निकालना है ना, माध्यक निकालना है। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि या तो प्रेक्षण को हम बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजा लेंगे, और जो बीच का जो मान निकल के आता है वही हमारा क्या होता है तो माध्यक होता है।
तो चलिए हम सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा वाला लिखा जाता है, तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 6 है। इससे थोड़ा बड़ा बताइए? 7 है। इससे थोड़ा बड़ा कितना है? 8 है। और इससे थोड़ा-सा बड़ा 8 से थोड़ा-सा बड़ा कितना है? तो 12 है। क्या है? 12 है। और इसके बाद कितना है? 12 से थोड़ा-सा बड़ा 13 है। 13 इसके बाद 14 और 15 भी है ना? 15 है ना? और कोई संख्या है? नहीं, और कोई संख्या नहीं है। संख्या गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे हम? बीच वाला मान देखिए कि कैसे निकालते हैं। तो अगर इधर से एक संख्या लेंगे तो इधर से भी एक संख्या लेंगे। इधर से 2 संख्या तो इधर से भी 2 संख्या। अगर इधर से 3 संख्या तो इधर से भी 3 संख्या। तो बताइए कि बीच वाला मान क्या है? तो बीच वाला मान 12 है, तो इसका माध्यक जो हो जाएगा, इसका जो माध्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री। बताइए कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का मान क्या है? तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और अनुपात है तो अनुपात दे दीजिए। और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो 1 अनुपात √3, 1 अनुपात √3, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है ना। यहाँ √3 नहीं दिया हुआ है, यानी हम ऑप्शन सी क्या बना लेंगे? 1 रेशियो और 1 रेशियो √3। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना रूट नहीं लगाया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो बताइए दोस्तों कि एक्स अक्ष पर y का वैल्यू कितना होता है? तो एक्स अक्ष पर y का वैल्यू 0, एक्स अक्ष पर y का वैल्यू 0। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि यह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से बना पाए? आप लोग बताइए कि यह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से बना पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।